जुल्फी नॉलेज लैंड में खुश आमदीद। तारिक बिन ज़ियाद। अस्कफ़ आज़म ने फिर पूछा, अब हमारे दरमियान जो ताल्लुकात होंगे, इनके बाद ये तो नहीं समझोगी कि तुम बेइस्मत हुई और मुझसे कोई गुनाह सरजद हुआ। वो ज़रा मुस्कुरा कर बोली, सारी जिम्मेदारी आप पर है। जब आप इत्मीनान दिलाते हैं तो नहीं समझूंगी। अस्कफ़ आज़म ने बड़े इत्मीनान के लहजे में कहा, हाँ ठीक है, बिल्कुल मुतमिन रहो, सारी जिम्मेदारी मुझ पर है, इस दुनिया में मैं भी और दूसरी दुनिया में भी। अब फिर अस्कफ़ आज़म बेतकल्फ़ी और दस्त दराज़ी पर माइल हुए। इन्होंने दोनों हाथ फैलाकर उससे कहा, आओ मेरे पास बैठो। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वो मुस्कुराकर बोली, और किसके पास बैठी हूँ? यहाँ मेरे और आपके सिवा है कौन? अस्कफ़ आज़म ने कहा, ये ज़रा सी दूरी भी क़यामत की दूरी मालूम होती है। इस तरह करीब आकर बैठो कि तुम्हारे दिल की धड़कन मैं सुनूं और मेरे दिल की धड़कन तुम सुनो। लेज़ना बड़े अंदाज से बोली, मैं तो सुन रही हूँ, आप अगर नहीं सुनते तो कानों का इलाज कराएं। अस्कफ़ आज़म ने अपने से और ज़्यादा करीब कर ही लिया और कहने लगा, बड़ी शरीर हो। लेज़ना मछली की तरह तड़प कर गिरफ्त से बाहर निकली। उसने ज़रा दूर बैठकर कहा, इतनी जल्दबाजी अच्छी नहीं होती। अस्कफ़ आज़म ने एक बाजारी आशिक की तरह दिल पर हाथ रखकर कहा, ये मेरे दिल से पूछो। लेज़ना एक कामयाब एक्ट्रेस की तरह बोली, पूछने की ज़रूरत नहीं, सब कुछ जानती हूँ। अस्कफ़ आज़म बेताब होकर बोला, जानती हो लेज़ना? लेज़ना वक़ार के साथ कहने लगी, हाँ। अस्कफ़ आज़म होश खो चुका था। इसने नशे जैसी हालत में कहा, मेरे दिल का हाल तुम्हें मालूम है? लेज़ना ने कहा, बिल्कुल। अस्कफ़ आज़म ने जज्बात से बेकाबू होकर लेज़ना को अपनी तरफ घसीटा, लेकिन इस मर्तबा भी इसने मज़ाहमत की। उसने कहा, आप जो कुछ चाहते हैं वो मैं ना चाहूँ तब भी होकर रहेगा, लेकिन कबल इसके कि हम ये खेल खेलें, मैं चाहती हूँ पहले आप कलीसिया और हुकूमत की हिफाजत का बंदोबस्त कर लें। ऐशो निशात की बातें कुछ बेफिक्री ही में अच्छी मालूम होती हैं। अस्कफ़ आज़म को फिर होश आ गया। वो अलग हट कर बैठ गया। इसने कहा, हाँ मानता हूँ, तुमने जो कुछ कहा सच कहा, अब बताओ क्या कहना चाहती हो? इतने में अस्कफ़ आज़म साहब के कुछ मातहत पादरी चंद ननों के साथ आते दिखाई दिए। लेज़ना ने कहा, देखिए वो लोग आ रहे हैं, किसी और वक्त बातें होंगी। वही अंधेरी रात थी और वही अस्कफ़ आज़म का रोशन कमरा। काफूरी शम्में जल रही थीं। लेज़ना पास बैठी थी। तहखाने का हौलनाक मंजर देखने के बाद वो इतनी ज़्यादा बदल गई थी कि हैरत होती थी। वो तो अस्कफ़ आज़म को मुंह भी नहीं लगाती थी, लेकिन अब हर वक्त अपना सब कुछ सौंप देने पर तैयार नज़र आती। ये और बात है कि अब तक उसकी नौबत नहीं आ सकी थी। लेज़ना ने कहा, कहिए आपकी मार्टीन का क्या हाल है? अस्कफ़ आज़म ने ज़रा खसिया कर कहा, तहखाने में मौत का इंतज़ार कर रही है। लेज़ना मुतासिर होकर बोली, सच आप बड़े संगदिल हैं। अस्कफ़ आज़म ने तेवरी चढ़ाकर कहा, ये कैसे? लेज़ना मासूमियत के साथ बोली, आदमी जिसे चाहता है इसके साथ कहीं जुल्म भी करता है। अस्कफ़ आज़म इससे इनकार ना कर सके कि वो मार्टीन को भी चाहते हैं। इन्होंने कहा, बेशक इसे भी चाहता हूँ, लेकिन अपने दीन से ज़्यादा नहीं। वो अगर मसीह मज़हब कबूल कर ले और आँख बंद करके मेरी अताअत करे तो तुम्हारे बाद कलीसिया में इसका दर्जा होगा। अगर अपनी ज़िद पर कायम रही तो फिर तलवार ही फैसला करेगी। लेज़ना ने हंसते हुए कहा, आप औरतों के इतने दिलदादा हैं, लेकिन इनकी फितरत से ज़रा भी तो वाकिफ़ नहीं। अस्कफ़ आज़म भी मुस्कुराया और इसने कहा, हाँ शायद इसलिए कि कुदरत ने मुझे औरत नहीं बनाया। लेज़ना ने कहा, जी ये बात नहीं, आपकी नावाकफियत का राज ये है कि आप औरत की फितरत से वाकिफ़ नहीं। अस्कफ़ आज़म को अंधेरे में उजाला नज़र आया। उसने कहा, तुम्हारा मतलब ये है कि मार्टीन राह रास्त पर आ सकती है? लेज़ना ने कहा, क्यों नहीं, मैं आई कि नहीं। हालांकि आप जानते हैं शुरू में मैं आपके करीब से भी नहीं फटकती थी।
असकफ़ आज़म लाजवाब होकर बोला, हाँ ये बात तो है, फिर मार्टिन को कैसे ज़ीनत पहलू बनाया जाए। बग़ैर किसी हसद और नफ़रत के जज्बे के लेज़ना ने जवाब दिया, बड़ी आसान सूरत है, इसके साथ भी वही सलूक कीजिए जो मेरे साथ कर रहे हैं। असकफ़ आज़म बेदिली से बोला, यानी बिला झिझक के लेज़ना ने कहा, इखलाक व मोहब्बत, आप तलवार से गर्दन काट सकते हैं, दिल नहीं जीत सकते। मेरी बेरुखी का जवाब आप न्याज़मंदी से ना देते तो मैं भी आज मार्टिन के साथ कैद में होती, मौत का इंतज़ार कर रही होती। असकफ़ आज़म ने घबरा कर कहा, तौबा करो लेज़ना, कैसी बातें करती हो, कहाँ तुम और कहाँ वो। लेज़ना बोली, जी ये बात नहीं, औरत होने की हैसियत से मैं और मार्टिन बराबर हैं। मुझे आपने मोहब्बत से जीत लिया और इसे सख्ती करके खो दिया। असकफ़ आज़म साहब ने सफाई देते हुए कहा, मैंने अगर सख्ती की भी तो तंग आकर, जब बिल्कुल मायूस हो गया तब। लेज़ना बोली, अच्छा खैर इस बहस को छोड़िए, ये बताइए अगर मैं मार्टिन को राज़ी कर दूं तो। असकफ़ आज़म का झुर्रियाँ पड़ा हुआ चेहरा फूल की तरह खिल गया। इसने कहा, ऐसा हो सकता है। लेज़ना बोली, क्यों नहीं हो सकता, बताइए। असकफ़ आज़म ने ममूनियत के लहजे में कहा, तो मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करूँगा। लेज़ना ने बेनियाजी के साथ कहा, मुझे शुक्रिया की ज़रूरत नहीं, आपकी खुशनूदी की ज़रूरत है। मुतमईन रहिए, मार्टिन को राज़ी करना मेरी ज़िम्मेदारी है। असकफ़ आज़म ने कहा, बड़ा एहसान करोगी लेज़ना। वो बोली, लेकिन एक शर्त है। असकफ़ आज़म ने कहा, तुम्हारी कौन सी शर्त नामंजूर हो सकती है। लेज़ना ने कहा, आपको कुछ अरसे तक इंतज़ार करना पड़ेगा, चंद रोज़ तक मुझे काम करने का मौका देना पड़ेगा। असकफ़ आज़म ने कहा, क्या मतलब। वो कहने लगी, मतलब ये है कि आप मुझे कोई निशानी ऐसी दीजिए कि मैं जब चाहूँ तहखाने में जा सकूँ, बेरोक बेटोक, कोई संगे राह ना हो और वो आपके शमशीर बरदार आदमी मेरे करीब ना फटके। इन्हें देखकर मुझे डर लगता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं मेरे बदन के। लेज़ना ने ये बातें कुछ ऐसे भोले अंदाज में कहीं कि असकफ़ आज़म को हंसी आ गई। उसने कहा, लेज़ना की इस कलीसा के हर फर्द पर वैसी हुकूमत है जैसी कि असकफ़ आज़म की। ये कहकर असकफ़ आज़म ने ताली बजाई। फ़ौरन दो यहूदी ग़ुलाम आ धमके और बड़े अदब से सर झुकाकर खड़े हो गए। असकफ़ आज़म ने कहा, सबसे कह दो कि लेज़ना जब जिस वक्त कलीसा के जिस हिस्से में चाहे जाए, जिससे चाहे मिले, जिसे चाहे अपने साथ लाए। ग़ुलामों ने एक मर्तबा अदब से गर्दन झुकाई और खामोशी से बाहर चले गए। इनके जाने के बाद असकफ़ आज़म ने जेब से एक अंगूठी निकाली और लेज़ना की तरफ बढ़ाते हुए कहा, इसे पहन लो, ये बहुत काम आएगी। लेज़ना ने अंगुश्तरी पहन ली। कुछ देर बाद असकफ़ आज़म बोला, इस अंगूठी को असकफ़ आज़म समझो, ये वही काम देगी जो मैं दे सकता हूँ। इसे देखने के बाद कलीसा का कोई आदमी तुम्हारे हुक्म से सरताबी नहीं कर सकता। लेज़ना ने शुक्रगुजार निगाहों से असकफ़ आज़म को देखा और बड़े मासूमाना लहजे में कहा, शुक्रिया। असकफ़ आज़म ने कहा, ये तो खाली खूली अल्फाज हैं, वाकई अगर शुक्रगुजार हो तो सबूत दो। वो बोली, मैं आपका मतलब समझ गई, सबूत इस दिन दूंगी जब मार्टिन को मना लूँगी। असकफ़ आज़म ने ज़रा बददिल होकर कहा, वो दिन न जाने कब आए, यहाँ तो जान पर बनी जा रही है, कुछ तो रहम करो अपने आशिक ज़ार पर। लेज़ना हंसते हंसते दोहरी हो गई। इसने कहा, आप तो एक्टिंग करने लगे, कहती हूँ सब्र कीजिए, सब्र का फल मीठा होता है। ठंडी सांस भरकर बोला, अच्छा भाई, जो कहोगी वो करेंगे, जो नाच नचाओगी वही नाचेंगे, आखिर तुम्हारे आशिक जो ठहरे। कुछ देर तक खामोशी सी रही, फिर यक बैक असकफ़ आज़म चौंक पड़ा। इसने कहा, हाँ भाई, खूब याद आया। लेज़ना ने पूछा, वो क्या। असकफ़ आज़म ने कहा, ये बताओ, मार्टिन को राज़ी करने में तुम्हें अंदाज़न कितने दिन लगेंगे। मुस्कुराती हुई बोली, यही कोई 2-3 महीने। असकफ़ आज़म ने मायूसी के आलम में कहा, ओह ये तो बहुत है। लेज़ना ने छेड़ते हुए कहा, अच्छा तो 12-15 हफ्ते। असकफ़ आज़म इस मुद्दत में भी तख़फ़ीफ़ करने के लिए कुछ कहना चाहता था कि इसकी नज़र इसके मुस्कुराते हुए होठों पर पड़ी। समझ गया कि मजाक हो रहा है। फिर इसने कहा, लेज़ना ज़्यादा ना सताओ। वो बोली, आखिर आप चाहते क्या हैं। असकफ़ आज़म ने कहा, सिर्फ ये कि अपना काम जल्द अंजाम दो। लेज़ना ने कहा, दूंगी, लेकिन हथेली पर सरसों कैसे जमा लूँ, ऐसी ही जल्दी है
تو یہ رہی آپ کی انگشتری، آپ خود جائیے اور منا لیجئے اسے۔ یہ صاف اور کھری کھری باتیں سن کر اسقف اعظم کا خون ہی تو کھول گیا، لیکن مشکل تھی کہ یہ باتیں کرنے والی لیزنہ تھی، جو محبوبہ جانواز بھی تھی اور رفیق ہمدم بھی۔ خون کا گھونٹ پی کر رہ گئے۔ اسقف اعظم کو دل شکستہ اور خاموش دیکھ کر لیزنہ نے کہا، یہ لیجئے، آپ تو خفا ہو گئے۔ اسقف اعظم پہلو بدل کر بولا، نہیں، اس میں خفگی کی کیا بات ہے؟ اس نے شوخ لہجے میں پوچھا، آخر آپ اتنے بے کل کیوں ہیں؟ اسقف اعظم روٹھے ہوئے انداز میں بولا، میں اب کچھ نہیں کہتا، کہوں گا تو پھر 2-4 باتیں سنا دو گی۔ لیزنہ نے کہا، نہیں سناؤں گی، کہیے۔ اسقف اعظم نے کہا، میرا مطلب یہ تھا کہ میں کل دورے پر جا رہا ہوں، تقریباً 1 ہفتے میں واپسی ہوگی، میری واپسی تک اگر کام بن جاتا تو اچھا ہوتا۔ لیزنہ نے بڑے اطمینان اور یقین کے لہجے میں کہا، ہو جائے گا، آپ اطمینان رکھیے۔ لیزنہ وہ جادو کی چھڑی ہے جس کے پلٹنے سے سرکاریں بدل جاتی ہیں، جس کام کا ذمہ لے لے اس میں ناکام نہیں رہتی۔ لیکن ایک بات تو بتائیے، اسقف اعظم نے کہا۔ پوچھو، کون سی بات؟ لیزنہ نے کہا، دورے پر آپ کیوں جا رہے ہیں اور کہاں؟ اسقف اعظم نے مشفقانہ انداز میں کہا، کلیساؤں کی تنظیم اور اندرونی انتظامات میرے ہی متعلق ہیں، کلیسا کے بعض بڑے بڑے مجرموں کی سزا بھی میرے ہی دورے پر منحصر ہے، لیکن ان سب سے ضروری ایک اور کام بھی ہے۔ لیزنہ نے کہا، وہی تو پوچھ رہی ہوں۔ اسقف اعظم نے محبت بھری نظروں سے لیزنہ کی طرف دیکھ کر کہا، کوئی اور پوچھتا تو ہرگز نہ بتاتا، لیکن تم سے چھپا بھی نہیں سکتا۔ لیزنہ روٹھ کر بولی، تو کہیے نا۔ اسقف اعظم نے ادھر ادھر دیکھ کر کہ کہیں کوئی سن نہ رہا ہو کہا، ایک بہت اہم کانفرنس ہے، لیکن بالکل پوشیدہ۔ لیزنہ حیرت سے بولی، کانفرنس؟ اسقف اعظم نے کہا، ہاں، سبتا کا فرما روا کاؤنٹ جولین بہت طاقتور بہادر ہے، پچھلے شاہی خاندان کا ایک رکن بھی ہے، ہمارے بادشاہ سلامت نے اسے ناراض کر لیا ہے، ڈر ہے کہ کہیں مسلمانوں سے نہ مل جائے۔ لیزنہ کاؤنٹ جولین کا نام سن کر دب سی گئی، کیونکہ کاؤنٹ جولین کی بیٹی فلورنڈا اور اس کی بھتیجی شہزادی مریم لیزنہ کی گہری دوست تھیں، اور یہ تینوں ایک شاہی تعلیمی ادارے میں کلاس فیلو رہی تھیں۔ یہی تو فلورنڈا کی عصمت کو بادشاہ روڈرک سے لوٹا تھا، یہی تو فلورنڈا کی عصمت کو بادشاہ روڈرک نے لوٹا تھا اور مریم کو اس کے چچا کے پاس واپس بھیج دیا تھا۔ لیزنہ نے فلورنڈا کو بچانے کی بے حد کوشش کی اور اس میں ناکام رہی۔ بالآخر وہ اپنی جان بچا کر اپنے گھر واپس آئی، اور پھر اس نے کلیسا میں نن بن کر آنا پسند کیا۔ لیزنہ نے کہا، مسلمان تو بڑے ظالم ہوتے ہیں۔ اسقف اعظم نے سنجیدگی سے کہا، ہاں۔ لیزنہ نے کہا، پھر ایک عیسائی بادشاہ مسلمانوں سے کیوں کر مل سکتا ہے؟ کیا مسلمان اسے چھوڑ دیں گے؟ اسقف اعظم نے کہا، ہرگز نہیں، بلکہ سب سے پہلے اس کی خبر لیں گے۔ غصہ اور جوش انتقام میں آدمی اندھا ہو جاتا ہے، اسے بھلے برے کی خبر نہیں رہتی۔ لیزنہ کچھ سوچتی ہوئی بولی، لیکن غصہ کیسا اور جوش انتقام کیوں؟ کیا وہ یہ بھول گیا کہ وہ عیسائی ہے اور ہمارے بادشاہ سلامت روڈرک بھی دین مسیح کے پرستار ہیں؟ اسقف اعظم نے کہا، یہ سب اسے یاد ہے، پھر بھی وہ راستے سے بھٹک رہا ہے۔ لیزنہ نے کہا، پھر اسے رائے راست پر لائیے۔ اسقف اعظم نے کہا، ہاں، اس امر پر غور کرنے کے لیے کلیسا کی ایک خفیہ کانفرنس ہو رہی ہے۔ مشکل یہ ہے کہ ہمارے بادشاہ سلامت بھی تو اندھے ہیں، انہیں کون سمجھائے؟ باتوں باتوں میں اسقف اعظم کے منہ سے یہ الفاظ نکل گئے، لیکن وہ خود بخود چونک پڑا جیسے یہ الفاظ بے موقع اس کے منہ سے نکل گئے ہیں۔ لیزنہ کاؤنٹ جولین اور بادشاہ روڈرک کی دشمنی کی حقیقت کو سرسرمی طور پر تو جانتی تھی۔ اس نے پوچھا، ذرا صاف صاف کہیے، میں نہیں سمجھی۔ اسقف اعظم نے اسے کھینچ کر کلیجے سے لگا لیا اور کہا، ان باتوں کے سمجھنے میں تم اپنا حسین وقت نہ ضائع کرو، صبح ہو رہی ہے اور تھوڑی دیر کے بعد میں یہاں سے روانہ ہو جاؤں گا۔ میری واپسی کے بعد اگر تم نے مارٹین سے اس کمرے میں ملایا تو ضرور اس راز سے پردہ اٹھاؤں گا، جس کا اظہار اس وقت قطعاً مناسب نہیں سمجھتا۔ لیزنہ خاموش ہو گئی۔ اب صبح کی روشنی پھیل رہی تھی۔ اسقف اعظم نے ایک مرتبہ تالی بجائی اور وہی یہودی غلام دست بستہ آ کر سامنے کھڑے ہو گئے۔ اسقف اعظم نے قہر اور نفرت کی نگاہ سے انہیں گھورا اور کہا، سامان سفر تیار ہو گیا؟ وہ ادب سے بولے، تیار ہو گیا آقا۔ اسقف اعظم نے بڑے دبدبے سے کہا، چلو میں آتا ہوں۔ وہ غلام چلے گئے۔ اسقف اعظم نے لیزنہ سے کہا،
आओ एक मरतबा फिर मैं तुम्हें गले से लगा लूं। लेज़ना सर झुकाए बैठी रही। अस्कफ़ आज़म ने अपने मजबूत हाथों की गिरफ्त में लेकर इसे कलेजे से लगाया, फिर कहने लगा, अच्छा अब रुखसत। वो बोली, खुदा हाफिज़। खुदा यसु मसीह आपको सलामती के साथ वापस लाए। एपिसोड 47 इख्तिताम पजीर हुई।